विजय झाला हा तर माजायचं नाही, ओके पराभव झाला तर लाजायचं नाही। क्या जीत में क्या हार में किंचित नहीं भयभीत। अटल जी का नाम आपने लिया ही है, कुछ यादें अटल जी की हो जाए। मैं और एक भविष्यवाणी कर रहा हूं कि ये आपका उम्मीदवार आने वाले दिनों में बहुत बड़ा उम्मीदवार, बड़े पद पर जाएगा। जिह्वा पर मां सरस्वती का निवास था, उनका स्वरकंठ निकाल गए ना, तो मुझे बहुत ही दुख हुआ कि उनका स्वरकंठ निकाला गया है। आशीर्वाद लिया, आंखों में पानी आया। 1975 में जो इमरजेंसी लगी थी उस टाइम में आप भी उससे अफेक्ट हुए थे। कोई कहता था कि अब ये कभी जेल से बाहर ही नहीं आएंगे, कोई कहता था कि स्वर्गीय इंदिरा जी इनको गोली मार देंगी। क्या ये इमरजेंसी ही एक रीजन था कि आप पॉलिटिक्स में आ गए? मेरा राष्ट्र विश्व से विश्व में सबसे समृद्ध राष्ट्र रहा है। मेरा राष्ट्र वीरता का प्रतीक है। मेरा राष्ट्र ये सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है, सेवा का प्रतीक है। जीना कैसा ये सिखाने वाला अगर कोई देश है तो मेरा देश है। एक पार्टी या फिर संघ एक कार्यकर्ता को इतना बड़ा बना देता है और एक कार्यकर्ता जो है वो कोई लाइमलाइट में नहीं आ पाता है या फिर कोई फोकस में नहीं आ पाता है। वो पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन पर चढ़ते जाना, सब समाज को साथ लिए हमको है आगे बढ़ना। तेरा वैभव अमर रहे, वहां हम दिन चार रहे ना रहे। राष्ट्र से समर्पित भाव से जो भी काम है वो करना है। 108 प्रभु राम का नाम लेता हूँ, 108 भगवान महादेव का नाम लेता हूँ और 108 भगवान विष्णु का नाम लेता हूँ। अभी की बात है कि जिस दिन मैं अयोध्या गया था, हमारे सामने वो जो घूमट है वो बाबरी मस्जिद का, वो तो हमारे सामने ध्वस्त होते हुए हमने देखा है। तब हमने बहुत स्लोगन दिए, पुलिस हमारे पीछे लगी, गोलीबार हमने देखा है। जिस ट्रेन से हम वापस निकले उस ट्रेन पे कुछ गाँव में पत्थर लोगों ने फेंके, वो भी देखे हैं। आप जब कार सेवा में जा रहे थे तो आपको डर था या जिद थी कि ये करना ही है? बाद में जब गोलीबारी हुई, बाकी थोड़ी बातें हुई, तो मन में तो भगवान राम का नाम तो लेना ही है। और लोग बोलते थे कि लोग राम का नाम लो, कोई भी दुख सागर से आप पार हो जाओ। आपके सामने चुनौती रखी जाती है और वो चुन के आपके सामने ही क्यों आती है? उसके आगे और एक कदम है, अब तो पीएमओ हाउस पूरा हम बना रहे हैं। ये जीएसटी जो है ना, ये गरीब भी देता है। हमारे यहाँ पे बहुत लोग सिर्फ अर्थशास्त्र का सुनते हैं, अर्थशास्त्र का सोचते हैं। अर्थशास्त्र के साथ में हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने मनशास्त्र भी सुना है। और कांग्रेस वाले जो कहते हैं ना ये बंद करनी, उसका बाप भी बंद नहीं कर सकता भैया। और एक नैरेटिव ऐसा भी है कि जो महाराष्ट्र से आके पिछले कुछ साल में वो आके यहाँ पे कुछ बातें करते हैं और उनका इन्वेस्टमेंट गुजरात में किया। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आज भी महाराष्ट्र नंबर 1 है, गुजरात नहीं है। वॉइस ऑफ 888 चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज का पॉडकास्ट हमारे जेंजीज के लिए, हमारे यूथ के लिए, क्योंकि आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है पॉलिटिक्स, जो कि भारत और महाराष्ट्र के लिए बहुत ही अहम रोल निभाता है। आज के पॉडकास्ट में हम लोग जुड़ने वाले हैं महाराष्ट्र के एक्स फाइनेंस मिनिस्टर और आज के फॉरेस्ट और कल्चरल मिनिस्टर सुधीर मुनगंटीवार जी। इनके साथ में हम लोगों ने पॉलिटिकल डिस्कशन किया और तो और हम लोगों ने ऐसी चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया जो कि हमारे महाराष्ट्र के लिए और देश की पॉलिसीज के लिए गवर्नमेंट कैसे काम करती है, क्या होता है, ये जानने की कोशिश की। और एक पहलू की तरफ से हम लोगों ने ये पॉडकास्ट को लेके गए जो कि पॉलिटिक्स के लिए, पॉलिटिशियंस के लिए उनकी लाइफ कैसे होती है और उनकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें आती है, अप्स एंड डाउन कैसे फेस करते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। सुधीर मुनगंटीवार जी जो कि भारतीय जनता पार्टी ये पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो ये पॉडकास्ट मैं तो चाहूँगा कि हर यूथ देखे, हर जेनजीज देखे, क्योंकि ये पॉडकास्ट में उन्होंने काफ़ी सारी ऐसे नंबर्स बताए हैं, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें बताई है जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हम लोग ये चीज़ में अवेयर रहे, ये चीज़ के बारे में जाने, ताकि
जो महाराष्ट्र के असेंबली इलेक्शंस अभी आ रहे हैं, तो उसके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे कि जो हम लोगों को जानना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं बहुत ही पावरफुल और एनर्जी के साथ में ये पॉडकास्ट को। सो मिलते हैं सुधीर मुनगंटीवार जी को। नमस्कार भाऊ। वंदे मातरम। वंदे मातरम। बहुत शुरुआत आज के पॉडकास्ट की वहाँ से करते हैं। आपका एक जो चीज़ है जो इलेक्शन के बाद में या इलेक्शन के बीच में आता है, वो चीज़ यह है, विजय झाला तर माजायचं नाही, पराभव झाला तर लाजायचं नाही। विजय झाला हां, तर माजायचं नाही, ओके पराभव झाला तर लाजायचं नाही। ओके। मतदार राजा जो प्रसाद आपल्याला देतो, तो प्रसाद कधी गोड असू शकेल, कधी तुरट असू शकेल, कधी कडू असू शकेल, कधी खारट असू शकेल, कधी आंबट असू शकेल, कधी तिखट असू शकेल, पण जो प्रसाद आहे तो स्वीकारायचा। त्याच पवित्र भावनेनी जनतेची सेवा करण्याचं जे मिशन या जन्मात आपण हाती घेतलं ते पूर्ण करायचं। क्या जीत में क्या हार में किंचित नहीं भयभीत में। शेवटी आपण निवडणूक लढतो ती स्वतःसाठी नाही, स्वतःच्या विजय पराजयासाठी नाही, तर ज्या तत्वासाठी आपण राजकारणात आलो त्या तत्वाच्या विजयासाठी आपण लढतो। आणि म्हणून ससा कासवाच्या शर्यतीमध्ये सस्याचा एकदा पराभव झाला म्हणून ससा थांबला नाही। आजही सस्याची गती कासवापेक्षा जास्त असते। कासव एकदा जिंकला, पण कासव जिंकला म्हणून पुन्हा तो सस्याला पराभूत करू शकला नाही। तर राजकारणात असंच असतं, आपलं ध्येय निश्चित असेल। लहानपणी अर्जुनाची कथा ही आपल्याला झोप लागावी म्हणून सांगितली नव्हती। लक्ष, एकाग्रता ही कशी असावी याचं ते एक मूर्तिमंत उदाहरण म्हणून आपल्याला सांगितलं गेलं। तर लक्ष आपलं जनतेची सेवा करण्याचं आहे, तर त्या सेवेमध्ये खंड पडू नये म्हणून मी 16 मार्च 1995ला गांधी चौकाच्या सभेमध्ये मी पहिल्यांदा या संदर्भामध्ये विजय झाला तर माजायचं नाही, पराभव झाला तर लाजायचं नाही। ओके, दिस इज द मराठी। देखो ऐसा है, जीतने का गर्व नहीं, हारने की शर्म नहीं। ओके, क्योंकि हार जीत हम अपने लिए नहीं करते हैं, हमने ये मिशन के तौर पर राजनीति में आए हैं कि राजनीति ये परिवर्तन का माध्यम है, ये परिवर्तन का साधन है। दीन दुर्बल शोषित पीड़ित वंचित लोगों के जीवन में अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, इसका ये मिशन है। और इसलिए हार से या जीत से हम कभी प्रभावित नहीं होते। और अटल जी जो कहते थे, क्या जीत में क्या हार में किंचित नहीं भयभीत में। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। तो मुझे लगता है कि यही विचारधारा हमारी पार्टी की रही है। हमारी पार्टी ने हमेशा यही सिखाया है, प्रणाम करो इस धरती को जिसने हमको जन्म दिया, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, वंदे मातरम। ये हमारे शब्द है, ये सिर्फ शब्द ओठों से निकालने के नहीं है, ये शब्द हमारे जीवन के मिशन की ऊर्जा है, उद्दिष्ट है, लक्ष्य है। अर्जुन की कहानी हमें नींद आने के लिए कभी सुनाई नहीं गई। अर्जुन की कहानी अपने जीवन में हमारा लक्ष्य और उद्दिष्ट ये बड़े स्पष्ट हो अर्जुन की तरह। सत्य असत्य, धर्म अधर्म, विकास विनाश, प्रगति अधोगति, इस राजनीतिक युद्ध में हम सत्य के ओर से खड़े रहे, हम विकास की ओर से खड़े रहे
मुझे लगता है कि इस दृष्टिकोण से हम सब मिलके काम करते हैं। ओके, तो अभी अटल जी का नाम आपने लिया ही है, कुछ यादें अटल जी की हो जाए तो? नहीं, बहुत सारी यादें हैं। मुझे याद है 1989 में मैं पहली बार कॉलेज में पढ़ते हुए लोकसभा का उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी में मुझे तय किया। मैं तो कॉलेज में पढ़ रहा था, एमफिल कर रहा था। 89 अक्टूबर का लोकसभा चुनाव होने के बाद मैंने 90 मार्च की एमफिल की परीक्षा फर्स्ट क्लास में उत्तीर्ण की। मुझे टिकट दी गई, चंद्रपुर के नेताओं ने तय किया कि टिकट सुधीर मुनगंटीवार एक कॉलेज के छात्र संघ का अध्यक्ष है और हमने अपने पार्टी में युवाओं को खड़ा करना चाहिए, क्योंकि 84 में पूरे देश में हम डोई आए थे, तो ये प्रयोग करना चाहिए कि जिस प्रयोग के माध्यम से निश्चित रूप से हम चुनाव तो नहीं जीतेंगे मगर एक युवा को प्रोजेक्ट करेंगे, प्रमोट करेंगे। मैं खड़ा हो गया। अटल जी सभा के लिए आए और अटल जी जब सभा के लिए आए तो उनको भी पता नहीं एक छोटा लड़का कोई है, तो उनको ध्यान में नहीं आया। उन्होंने पूछा कौन उम्मीदवार है? तो हमारे वहाँ पे वो समय में हमारे नेता थे स्वर्गीय दादा देशकर जी, रमेश बागला जी। स्वर्गीय दादा देशकर जी ने मेरी ओर अंगुली निर्देश किया। जब अटल जी आए थे तो मेरा भाषण होने का था, मगर अटल जी आने के बाद उनके सामने मेरे जैसे छोटे एक उम्मीदवार ने भाषण देना, तो सबका एक मत तय था कि अब अटल जी आए हैं तो अटल जी का भाषण होना चाहिए, अभी तो किसी का भाषण करने का कोई कारण नहीं। मगर अटल जी ने पूछा क्या आपका भाषण हो गया? लगा नहीं हुआ। तो उन्होंने आग्रह किया कि आप भाषण दीजिए, आपने कहना चाहिए, अपना मनोगत व्यक्त करना चाहिए। तो मैं खड़ा हो गया, 4 मिनट मैंने भाषण दिया। अब वो इतना अच्छा भाषण हुआ अटल जी के सामने। जब अटल जी खड़े हुए तो उन्होंने शुरुआत की, मैं और एक भविष्यवाणी कर रहा हूं कि ये आपका उम्मीदवार आने वाले दिनों में बहुत बड़ा उम्मीदवार, बड़े पद पर जाएगा। और सिर्फ बड़े पद पर नहीं, उन्होंने कहा कि आज मैं इसके लिए भाषण के लिए आया हूं, मगर इनका भाषण सुनने के बाद मैं विश्वास से कहता हूं कि ये बाकी प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार में भाषण देने जाएगा। 89 की बात थी, जब 2 अप्रैल 2010 को मैं इस राज्य का प्रदेश अध्यक्ष बना भारतीय जनता पार्टी का। माननीय नितिन जी के बाद मैं प्रदेश अध्यक्ष हुआ। नितिन जी तो मेरे लिए एक आदर्श नेता है। मैं प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद अटल जी के वो शब्द मुझे याद आए कि आज मैं राज्य की इकाई का प्रमुख हूँ। और मैं अटल जी को मिलने गया, मगर मुझे पता नहीं था कि अटल जी का स्वरकंठ निकाल दिया है। तो जब मैं 25-50 कार्यकर्ताओं को साथ में लेके गया, मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि जिनका आदर्श जीवन में हमने अटल जी के नाम से हमने प्रधानमंत्री की अब की बारी अटल बिहारी ऐसे जय घोष हम करते थे। तो बड़ा रोमांच था और बड़ा एक अलग भाव था कि हम जा रहे, बहुत अलग भाव था। और जब हम वहाँ गए तो उनके दामाद, जो माने हुए दामाद है वो थे, उन्होंने कहा कि देखो भाई आप पहले अकेले मिलो, इतने 50 आदमी को मत मिलाओ। आपने कहा कि अटल जी के साथ इनको भी मिलाना है तो मगर मैं परमिशन दूंगा, मगर अभी अकेले मिलो। तब मुझे कुछ भी नहीं पता था और उनके सभी स्वीय सहायक थे। फिर मुझे लेके गए, एक रूम को हॉस्पिटल जैसा बनाया गया था और अटल जी लेटे हुए थे। उन्होंने बताया कि आपने इनके बारे में ऐसी ऐसी भविष्यवाणी की थी, अभी वो प्रदेश के अध्यक्ष बने। मैंने आशीर्वाद लिया, मगर वो बात नहीं कर रहे थे, सिर्फ ऐसा हाथ दिखा रहे थे। तो मैंने पूछा नहीं हो गया, उनका स्वरकंठ निकाला गया। तब मुझे बहुत दुख हुआ कि जो अटल जी के जिह्वा पर माँ सरस्वती का निवास था, उनका स्वरकंठ निकाल गए ना। तो मुझे बहुत ही दुख हुआ कि उनका स्वरकंठ निकाला गया है। आशीर्वाद लिया, आंखों में पानी आया। मैं बाहर आया और सभी मेरे साथ आए हुए सभी लोगों को मैंने कह दिया कि नहीं, हम अटल जी के साथ नहीं मिलेंगे, आप मत मिलो। तो उसमें से किसी ने पूछा, तो मैंने कहा देखो, मेरे मन में अटल जी की जो प्रतिमा है ये उनको मिलने के बाद बहुत दुख होता है। आपके मन में अटल जी की वो धारावाहिक जिह्वा पर माँ सरस्वती का निवास वो प्रतिमा है, उसको कोई भी हालत में हमने खंडित नहीं करना चाहिए। और वहाँ पे फिर मैंने सबको रोक दिया। बड़े दुख के साथ मैं वापस आया।
पर अटल जी की ये यादें जीवन भर मेरे साथ रही। बाद में मैं आडवाणी जी के घर में गया, उनका आशीर्वाद लिया। स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी के घर में गया, उनका आशीर्वाद लिया। नितिन जी का तो आशीर्वाद सदैव साथ में ही रहा है। राजनाथ सिंह जी के यहाँ गया, उनका आशीर्वाद लिया। हमारे तब स्वर्गीय अनंत कुमार जी तब थे, उनको मिला। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद इन सब नेताओं का सदिच्छाएं, शुभकामनाएं और आशीर्वाद लेने में गया था। मगर अटल जी जीवन भर याद रहेंगे, क्योंकि अटल जी की वो सादगी, वो हम एक बार इंडिया गेट के पास मिले तो अटल जी गाड़ी में आए थे। हमारा बहुत बड़ा एक कार्यक्रम वहाँ पार्टी का था। अटल जी उतर के उनकी हर बात जो है एक अलग ही बात होती थी। अटल जी का हर शब्द खुद ब खुद 1000 पेज के किताब जैसा अर्थ आपको सिखा देता था। हर एक वर्ड में, यानी कि उनके हर एक वर्ड में हीरा था। उनका शब्द ही हीरा, देखो, उनके जिह्वा पर ही माँ सरस्वती का निवास था। एग्जैक्टली। तो बहुत थोड़ा सा और हम लोग पीछे आते हैं, और पीछे ऐसा आते हैं कि आपका बचपन कहाँ पे गया और बचपन की कुछ यादें वो मुझे जाननी है। तो कैसा देखो, बचपन तो जैसे आम व्यक्तियों का होता है वैसा ही मेरा था। मेरा जन्म गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुआ। मेरी शिक्षा 1वीं से 4थी ये म्यूनसिपालिटी के गांधी स्कूल में हुई, और 5वीं से 10वीं जुबली हाई स्कूल जो हमारे जिला परिषद की स्कूल थी वहाँ हुई। मगर एक बात मुझे कभी कभी याद आती है कि मैं 4थी कक्षा में जब था, हम वहाँ पे सब दोस्त भाई बैठते थे, और तब हमारे यहाँ पे एक स्वर्गीय दादा साहब देवतरीय मंत्री थे भद्रावती बड़ौदा के। उनकी गाड़ी जाती थी तो सायरन बजता था। वो लाल दिए की गाड़ी जब भी जाती थी तो मालूम नहीं, मगर मन में हमारे दोस्त बोलते थे कि राजू, मेरा तब नाम राजू था। सुधीर तो बाद में कॉलेज में आने के बाद नाम हुआ। 10वीं 12वीं तक मुझे राजू नाम से ही पहचानते थे, ये मेरा निकनेम था, मगर वही ज़्यादा चलता था। और मुझे याद है कि राजू नाम से पुकारते थे मुझे। उन्होंने कहा कि राजू, अपने को भी कभी तो भी ये गाड़ी में बैठना है। अब 4थी कक्षा में था, पता नहीं कि ऐसी बात होती है और बाद में सही में होती है। और 1980 में हम मुंबई आए। हम कॉलेज के टूर में गए थे। हम तब बीकॉम सेकेंड ईयर में मैं पढ़ रहा था, और हम 7-8 दोस्त मुंबई आए थे। आज का CST और तब का VT स्टेशन, उस स्टेशन पे हम उतरे, और टैक्सी में बैठने के बाद टैक्सी वाले ने पूछा कहाँ से आए, तो अभी हम चंद्रपुर कहते हैं, तब ज़्यादा जो है चांदा कहा जाता था। बोला चांदा से आए। तो कहाँ है चांदा, ये मध्य प्रदेश में है। हमने कहा नहीं भाई, महाराष्ट्र में है चांदा। तो चांदा की ज़्यादा जान पहचान तब मुंबई में बहुत ज़्यादा नहीं थी। ऐसा एक चांदा ये जिला है और महाराष्ट्र में है, इतना कुछ ज़्यादा उसमें मुझे लगता है कि यहाँ पे टैक्सी ड्राइवर ने जो प्रश्न पूछा ऐसा मुझे लगता है। मगर तब भी हम आमदार निवास में रहते थे, बाहर चद्दर डाल के, हमें बहुत खुशी होती थी। हमारे दोस्तों में से एक शकील नासिक वाला करके दोस्त था, उसकी थोड़ा वहाँ के कांग्रेस विधायक से पहचान थी चंद्रपुर के। तो उसने चिट्ठियाँ गाई थी। चिट्ठियाँ गाने के बाद हम तो बाहर ही सोते थे रूम के, अपनी खुद की चद्दर डाल के, पर हमको बहुत खुशी होती थी, होटल के पैसे बच गए। उस समय भी जब हम मंत्रालय के पास से जाते थे तो वहाँ पे ये सब मंत्रियों के निवास रहते थे। तो लाल दिए की गाड़ी इधर से उधर, उधर से इधर। तब हमारा एक अजय तातावार करके हमारा दोस्त था, और मैंने सहजता से बोला, अजय एक दिन अपना भी आएगा। 99 में जब मैं पहली बार मंत्री बना तो उसने बहुत सुंदर अंतर्देशीय पत्र लिखा कि 19 साल के बाद एक सपना साकार मेरे दोस्त का हो रहा है। और ये बहुत ही अलग भाव मेरे मन में है। आज के डेट में भाव इसको हम लोग मैनिफेस्टेशन बोलते हैं, कि जो चीज़ जुबान पर आती है वो सरस्वती कुछ चीज़ें सुन लेती है, और वो एग्जैक्टली वो रेप्लिका आपके सामने आता है कुछ दिन के बाद में। तो अभी मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तो वो ये है कि 25 जून 1975 में जो इमरजेंसी हुई थी, तो उसमें मेरी रिसर्च का ये चीज़ें है कि 1975 में जो इमरजेंसी लगी थी उस टाइम में आप भी उससे अफेक्ट हुए थे। तो वो क्या था, वो सिनारियो क्या था? नहीं देखो भाई, वो तो एक अंधेरा दिन था। 25 जून 1975 ये देश के लिए एक ग्रहण था, जनतंत्र के लिए एक ग्रहण था।
उस दिन निरपराध लोग जो भारत माता की जय कहते थे, वंदे मातरम कहते थे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, इस मातृभूमि के सेवा का संकल्प रोज प्रभात शाखा में करते थे। भगवा यानी भय रहित, गर्व रहित, वासना रहित उस भगवे को प्रणाम करते थे। उन सभी हजारों हजारों राष्ट्र भक्तों को एक दिन में स्वर्गीय इंदिरा जी ने जेल में ठूस दिया। कोई अपराध नहीं। उस समय मेरे पिताजी, ये भी स्वयं सेवक थे, संघ के स्वयं सेवक, बड़े पाप अभिरू, बड़ा सादगी का जीवन पिताजी का। यानी आज भी मुझे वो जीवन याद आता है। सवेरे 4 बजे उठना, बड़े सीधी सादी जिंदगी, जीवन कैसे जीना वो उनसे सीखना। मगर उसमें मुझ पर एक विपरीत प्रतिकूल प्रभाव भी हुआ। पिताजी जेल में गए, उस समय मैं पढ़ रहा था। मेरे पिताजी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज 1960 के MBBS, तब उन्होंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर से MBBS किया था और डॉक्टर थे। अच्छी प्रैक्टिस थी हमारी। यानी उस समय 1968 में जब चंद्रपुर में 18 गाड़ियाँ थी, उसमें से हमारी एक कार थी एम्बेसडर। तो सब अच्छा था, खा पी के अच्छा था। पिताजी की इच्छा थी कि मैं भी डॉक्टर बनूं, और ये एक आम बात होती है कि डॉक्टर अगर पिता है तो बेटा डॉक्टर हो, उनकी प्रैक्टिस संभाले। पिताजी की इच्छा थी, बहुत तीव्र इच्छा थी कि मैं भी डॉक्टर बनूं। पिताजी आनी वानी में जाने के बाद बड़ा घर पे बड़ी अड़चनें थी। माँ की तबीयत अच्छी नहीं थी। माँ की तबीयत, आखिर चर्चाएं होती थी, अफवाहें उड़ती थी। कोई कहता था कि अभी ये कभी जेल से बाहर ही नहीं आएंगे, कोई कहता था कि स्वर्गीय इंदिरा जी इनको गोली मार देगी। तो ये अनंत अफवाहें रहती थी, और आज छूटेंगे कल छूटेंगे कोई। तो घर में एक अलग वातावरण था। मैं पढ़ नहीं पाया ज़्यादा, मगर कम पढ़ाई की वजह से मुझे मेडिकल में एडमिशन नहीं मिली। तब प्राइवेट कॉलेज थे नहीं, सिर्फ मेरिट गवर्नमेंट। तब तो कोई प्राइवेट कोटा भी नहीं था और कोई मैनेजमेंट कोटा भी नहीं था, और उसकी वजह से मैं डॉक्टर नहीं बन पाया। पिताजी जब जेल से छूट के आए, फिर हमारी सरकार आई जनता पार्टी की, बार बार पिताजी को लगता था कि मैंने डॉक्टर बनना था। उसके बाद मैंने फिर MCOM किया, MPhil किया, लॉ किया, DBM किया, BJ किया। मैं पढ़ते रहा, मगर बात सही है कि MBBS होना और बाकी 10 डिग्रियाँ लेना। तो पिताजी को, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद भी पिताजी को लगता था कि मैंने MBBS होना था। बाद में मेरा छोटा भाई हुआ, अभी मेरी बेटी डॉक्टर है, रेडियोलॉजिस्ट है, मेरा दामाद डॉक्टर है। मेरे घर में मेरे साड़ू डॉक्टर, सागे डॉक्टर, सभी ऐसे 13 डॉक्टर है। और कभी हम साथ में बैठते थे तो हमेशा मैं मजाक भी करता था, मगर तुम सब मिलकर जितनी दवाई नहीं दोगे उससे ज़्यादा मैं पेशेंट को दवाई दूंगा। बाद में मैंने आरोग्य शिविर गए, नेत्र चिकित्सा की 5000 से ज़्यादा लोगों के मैंने नेत्र चिकित्सा मोतीबिंदु ऑपरेशन किए। 35,000 लोगों को ऑपरेशन तो हजारों किए मैंने, बच्चों के किए। मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने हमें हमेशा मदद की। फोर्टिस हॉस्पिटल वालों ने बच्चों के ऑपरेशन करवाया फुकट में, सब फ्री में, और आज भी वो मिशन चल रहा है। मैंने टाटा कैंसर हॉस्पिटल बनाया, टाटा के साथ रतन टाटा जी को धन्यवाद दूंगा, आज वो नहीं है, मगर बहुत दानशूर। मैंने कर्ण की दानशूरता की बातें सुनी थी, मगर मैंने जब रतन टाटा को मिले, वो अपने लिए रियल दानशूर है। हाँ जी, और उन्होंने मुझे 100 करोड़ रुपए कैंसर हॉस्पिटल को दिए। अभी 90% बन गया है। मगर एक बात हुई कि मैं डॉक्टर तो नहीं बन पाया था। क्या योग रहता देखो, मेरे जीवनी पे एक दैवत बोरकर नाम के स्टूडेंट ने PhD की। उसने रिसर्च किया कि एक पॉलिटिकल सुधीर मुनगंटीवार नाम के नेता का जो जनता की समर्पित काम है, उसमें उसने PhD की। गोंडवाना विद्यापीठ से उन्हें PhD भी मिली, डॉक्टरेट मिली। और जिस दिन ये डॉक्टरेट उन्हें हमारी महामहिम दीदी द्रौपदी मुर्मू जी के हाथ से दी जा रही थी, तो मैं भी कार्यक्रम में स्टेज पे था। तो मन में तो भाव था कि चलो मैं डॉक्टर नहीं हुआ, लेकिन अपने ऊपर रिसर्च हुआ, रिसर्च करने वाला एक वो डॉक्टर हुआ है। और अभी होगा ये वो ऐसा आया कि ये 2 अक्टूबर को इस साल 2024 को
महामहिम राज्यपाल को गोंडवाना विद्यापीठ ने चीफ गेस्ट बुलाया था। उस दिन पितृमोक्ष अमावस्या थी उस दिन, और उसी दिन मुझे डिलीट दी गई। तो मैंने भाषण में कहा कि जीवन में एक अपूर्णांक था कि सब डॉक्टर थे, मैं रह गया था। मैं विद्यापीठ को धन्यवाद देता हूँ, महामहिम राज्यपाल महोदय को धन्यवाद देता हूँ कि चंद्रपुर गढ़चिरौली से डिलीट मिलने वाला मैं पहला व्यक्ति हूँ। क्या बात है सर। और ये दिन भी पितृमोक्ष अमावस्या है। ओके। हम अपने पितरों को उस दिन मोक्ष के लिए प्रार्थना करते हैं। मैं बोला देखो क्या योग है, पिताजी की इच्छा थी मैं डॉक्टर बनूं, तो मैं तो मेडिकल कॉलेज में जाके डॉक्टर नहीं बन पाया, मगर गोंडवाना विद्यापीठ ने मुझे डिग्री दी और आज पितृमोक्ष अमावस्या के दिन ही मैं डॉक्टर बना। तो मुझे लगता है कि ये भी एक अलग योगायोग होता है कि 1975 से 77 ये हमारे लिए एक अंधेरा था, वहाँ से आज तक का सफ़र, और ये सफ़र में एक अपूरी इच्छा पूरी हो गई। तो उस दिन मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ हम लोग जो प्रार्थना करते हैं उसका आशीर्वाद आपको उस दिन पे मिल गया, शायद ऐसा ही होगा। क्या ये इमरजेंसी ही एक रीज़न था कि आप पॉलिटिक्स में आ गए? क्या यही एक बड़ी वजह थी? नहीं, ये उसकी एक वजह तो निश्चित रूप से हो सकती, शायद मैं डॉक्टर रहता तो मैं आ सकता या नहीं आ सकता, ये तो वक्त के साथ होता। देखो मैं जब पढ़ने लगा तब तो कोई ऐसा मन में तो भाव था नहीं। हाँ, मेरे घर में संघ की विचारधारा तो थी, मैं भी खुद संघ में प्रभास शाखा में जाता था, मगर वो समय में प्रभास शाखा में जाने का कारण खेलना कूदना था। तब कोई छोटे थे तो ये विचारधारा राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र सुजलाम सुफलाम गौरवशाली होना चाहिए, मेरा राष्ट्र विश्व से विश्व में सबसे समृद्ध राष्ट्र रहा है, मेरा राष्ट्र वीरता का प्रतीक है, मेरा राष्ट्र ये सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है, सेवा का प्रतीक है, जीना कैसा ये सिखाने वाला अगर कोई देश है तो मेरा देश है। हमारे यहाँ ऐसे कई कई घटनाएं हमने पढ़ी थी, मगर तब कोई राजनीति में आने का थोड़ी सोचा था। हमने तो सोचा था हाँ शायद डॉक्टर रहता तो 50% से ज़्यादा, मैं हमेशा कहता था पिताजी को माताजी को कि मैं 50% पेशेंट्स फ्री में करूँगा, गरीबों की सेवा करूँगा। तो ये शायद तो मुझे लगता कि आनुवंशिकता से आया होगा। मगर उसके बाद मैं कॉलेज में छात्र संघ का अध्यक्ष हुआ, तो वहाँ से शुरुआत हुई शायद। वहाँ से फिर मैं 1980 में युवा मोर्चा का शहर का सहसचिव हुआ, भाजपा का हुआ, फिर युवा मोर्चा का अध्यक्ष हुआ। मैं 96 में प्रदेश का सचिटनीस हुआ भाजपा का। 2000 में मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष युवा मोर्चा का बना, फिर मैं प्रदेश का अध्यक्ष बना, और पार्टी ने भी मुझे एक बार नहीं 3 बार सेवा की संधि दी, 6 बार मैं विधायक हूँ। सर इसके लग के एक सवाल है, आपने जो सीढ़ियाँ हासिल की है उसके ऊपर आपने जो काम किया उसकी वजह से हुआ होगा 100%, वो तो उसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन आज के डेट में हज़ारों कार्यकर्ता एक विचार से चलते, एक इससे चलते, तो एक पार्टी या फिर संघ एक कार्यकर्ता को इतना बड़ा बना देता है, और एक कार्यकर्ता जो है वो कोई लाइमलाइट में नहीं आ पाता है या फिर कोई फोकस में नहीं आ पाता है, वो बैक स्टेज ही परफॉर्म करता है। तो ये इसके पीछे का क्या कारण क्या होगा कि वो सीधा कारण है, जैसे शरीर है, शरीर में हाथ मेहनत करते हैं, रोटियां तो हाथ बनाती है, मगर रोटी बनने के बाद वही हाथ ये मुंह में जाता है, वो पेट में जाता है। तो पार्टी भी ऐसी ही है, कुछ लोग जो पीछे रहते हैं हाथ की तरह मेहनत करते हैं, हर बात करते हैं, रोटी मुंह में जाती है, और रोटी मुंह में जाने के बाद मगर हमारे जो विचारों का पाचक रस है वो तो शरीर के हर पार्ट तक पहुंचता है ना। exactly. तो वैसे ही पार्टी में कुछ लोग संगठन में है, कोई गाड़ी में अगर 6 पैसेंजर बैठे हैं, सबके पास गाड़ी चलाने का लाइसेंस होगा, तो स्टीयरिंग पे सब तो नहीं बैठेंगे ना। सही बात है। ये तो मुझे लगता है ये निसर्ग नियम है। तो ऐसे तो लाखों कार्यकर्ता है जिनको हम कुछ भी नहीं देते, कैसा देंगे। मैंने एक बार प्रदेश अध्यक्ष रहते समय मैंने देखा कि हमारे तो 1 करोड़ मेंबर अगर बनते हैं
तो उसमें से पूरे सरपंच बने, पूरे ग्राम पंचायत मेंबर बने, विधायक बने, विधान परिषद बने, राज्यसभा बने, लोकसभा बने, जिला परिषद बने, पंचायत समिति बने, महामंडल सदस्य बने, महामंडल अध्यक्ष बने, तो भी 5 लाख के नीचे। ओके। तो 95 लाख कार्यकर्ताओं के सामने क्या है? तो पहली बात भारतीय जनता पार्टी में सिखाई जाती है, पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन पर चढ़ते जाना, सब समाज को साथ लिए हमको है आगे बढ़ना। तेरा वैभव अमर रहे, वहाँ हम दिन 4 रहे ना रहे, राष्ट्र से समर्पित भाव से जो भी काम है वो करना है, यही सिखाया जाता है। ओके भाऊ, अभी आगे जाके आते हैं। आप बहुत बड़े राम भक्त हो, तो ये पॉडकास्ट को अभी आगे लेके जाके ऐसी चीज़ें, आप बहुत बड़े राम भक्त हो, तो आपके चंद्रपुर से जो राम जी के मंदिर के द्वार पे जो कास्ट गया था, तो उस टाइम पे क्या एक्सपीरियंस था? इसको जोड़ के और एक सवाल कि जब 92 में, जब दिल्ली में, अयोध्या में 92 में जब संघ के कार सेवा में, तो उसमें आप भी थे, तो वो दिन और आज का दिन, इसमें थोड़ा आपका विचार आप बताइए। नहीं, ऐसा है कि लोकसभा लड़ने के बाद निश्चित रूप से कार सेवा में मैं भी गया, क्योंकि मैं 89 के लोकसभा लड़ने के बाद तो मैं कार्यकर्ता नहीं रहा, थोड़ा सा तो नेता बन गया था। मैं 4थी कक्षा में एक मृतक आदमी जिसका मर्डर हुआ था वो देखने के बाद उस दिन मुझे पता नहीं, मगर नींद नहीं आ रही थी, तो माँ ने मुझे उस दिन बताया कि तू सोते समय प्रभु राम का, भगवान महादेव का और भगवान विष्णु का नाम लेना। मैं उस दिन से 4थी कक्षा से आज तक सोने के पहले 108 प्रभु राम का नाम लेता हूँ, 108 भगवान महादेव का नाम लेता हूँ और 108 भगवान विष्णु का नाम लेता हूँ। और 4थी कक्षा में वहाँ पे एक इंडिया हाउस करके एक मुस्लिम का दुकान था, और वहाँ भगवान के फोटो जो है वो 3 पैसे 5 पैसे में मिलते थे। तो वो फोटो तब मैंने वहाँ दुकान में गया, खरीदा, उस दिन से आज तक जेब में मेरे वो फोटो आज तक है। रोज रात को भगवान का नाम लेना, और जब भी मैं बाहर निकलता हूँ और घर में आने सोने तक ये भगवान के फोटो उस दिन से मेरे साथ रहते, तो भगवान पे तो मेरी श्रद्धा रही है। और ये तो मेरा सौभाग्य है कि जिस प्रभु राम का नाम मैं लेता हूँ, जब रामानंद सागर जी का रामायण भी हमने देखा है, 10 मिनट पहले टीवी चैनल पे जाके हम बैठते थे, तो ये कितनी बड़ी सौभाग्य की बात है कि जिस दिन मैं अयोध्या गया था, हमारे सामने वो जो घूमट है, वो बाबरी मस्जिद का, वो तो हमारे सामने ध्वस्त होते हुए हमने देखा है। तब हमने बहुत स्लोगन दिए, पुलिस हमारे पीछे लगी, गोलीबार हमने देखा है। जिस ट्रेन से हम वापस निकले उस ट्रेन पे कुछ गाँव में पत्थर लोगों ने फेंके, वो भी देखे हैं। मेरे शादी हुई थी, मेरी शादी होके बहुत दिन नहीं हुए थे, तो पत्नी ने उस दिन से जो कड़क उपवास सोमवार का पकड़ा तो आज तक चल रहा है। तो ये तो मेरा सौभाग्य है कि जिस कार सेवा में मैं गया, उस अयोध्या के राम मंदिर में वनबंदरी के नाते मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से 80,000 से ज़्यादा लोगों के साथ में कास्ट भेजने का हमने कार्यक्रम किया। बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था, 80,000 लोग थे रास्ते पे, 3,000 आर्टिस्ट थे, और वो कार्यक्रम हुआ। आज जब मैं राम मंदिर के दर्शन में जाता हूँ तो मुझे लगता है कि भगवान तेरी सेवा में मैं कुछ तो दे पाया। गर्भगृह के महाद्वार से लेके सभी कास्ट से बनी हुई बातें ये हमारे बल्लार शाह महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज के भूमि से भेजे हुए कास्ट की है। तो निश्चित रूप से तो इसको जोड़ के सवाल कि आप जब कार सेवा में जा रहे थे तो आपको डर था या जिद थी कि ये करना ही है? देखो, वो समय डर का विषय ही नहीं था, क्योंकि हम तो युवा थे, शादी होके कुछ महीने हुए थे, तो डर का कहाँ सवाल था।
डर का तो सवाल नहीं था, वहाँ जाके जोर जोर से नारे देना। अब वो समय तो हम एक धर्मशाला में रुके थे, मुझे आज भी याद है वहाँ पे वो धर्मशाला की खिचड़ी ऐसी बनी थी सुंदर, शायद वो भूख की वजह से भी सुंदर लगी होगी, पर सही में सुंदर थी क्योंकि वो एक प्रसाद था। तो मुझे लगता है कि वो समय हम अयोध्या में थे, हाँ, मगर बाद में जब गोलीबारी हुई, बाकी थोड़ी बातें हुई, तो मन में तो भगवान राम का नाम तो लेना ही है। और लोग बोलते थे कि लोग राम का नाम लो, कोई भी दुख सागर से आप पार हो जाओगे। भाऊ अब आगे जाके हम लोग आते हैं ये टॉपिक पे कि ये तो हो गया आपका जीवन, आपका पूरा कैरेक्टर, ये पहले सेशन में हम लोगों ने कंप्लीट किया है। हम आगे जब जाते हैं तब आपने ऐसी ऐसी चीज़ें शुरुआत की थी कि आप पहले बीजेपी के महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट रहे हैं, उसके बाद में इसका मैं आपको एक थोड़ा सा एनालिसिस भी दूंगा। उसके बाद में 2014 में आप फाइनेंस मिनिस्टर बने, उसके बाद में आपकी सरकार चली गई, कोई भी रीज़न हो, क्योंकि ये पॉलिटिकल है ही नहीं पॉडकास्ट, कोई भी रीज़न हो आपकी सरकार चली गई, उसके बाद में फिर आपकी सरकार आई, फिर आप एक मिनिस्टर बन के आप काम करें। तो हमारे एनालिसिस के हिसाब से 2010 में शायद नितिन जी की जगह पे आप अध्यक्ष बने थे। उस टाइम पे आप गवर्नमेंट में नहीं थे, ओके। तो वो एक चैलेंज आपके सामने था कि पार्टी को आगे बढ़ाना है और 2014 के इलेक्शन में पार्टी को जिता के लाना है। तो ये एक संगठन का एक मेजर काम था जो कि टैकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो संगठन मजबूत करना था, वो एक चीज़ थी। उसके बाद में 2014 में जैसे कि आपकी सरकार बनी, और सरकार बनने के बाद में हालांकि परिस्थिति यही होती है कि पहली सरकार ने बहुत सारी चीज़ें की होती है जो अपने थिंकिंग में नहीं बैठती, अपने इसमें नहीं बैठता है। तो आप उस टाइम पे आपके सामने चैलेंज था कि फाइनेंस के तौर पे महाराष्ट्र को आगे लेके जाना है, वो एक चैलेंज आपको दिया गया। उसके बाद में आज की डेट में मैंने देखा जाए कि जब ये पॉडकास्ट शूट हो रहा है तो आपको वचननामा जो है, जो बीजेपी का 2024 का वचननामा है, वो आपको दिया गया है। तो मतलब कि चुन के आपके सामने चुनौती रखी जाती है, और वो चुन के आपके सामने क्यों आती है? नहीं, अच्छी बात है। आखिर देखो, जीवन बड़ा छोटा है, और आनंद फिल्म में राजेश खन्ना का जो डायलॉग था बड़ा अच्छा था, बाबू मोशाय ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। मगर मैं उसमें थोड़ी सुधारना करता हूँ किसी व्यक्ति को कहते समय कि ज़िंदगी बड़ी भी होनी चाहिए और लंबी भी होनी चाहिए, क्योंकि ये तो हमारी किसी व्यक्ति को कहते हुए शुभकामनाएं होती है। अब जब मैं वित्त मंत्री बना तो लोग डराते थे, तो देखो ऐसा है, मुझे याद है एक न्यूज़पेपर ने तो संपादकीय लिखा था मेरे पे, मगर मन में एक भाव था कि सीखना भी है, आगे जाना भी है, आगे बढ़ना है, चुनौतियों का सामना करना है। और मैं आज अभिमान से कह सकता हूँ कि स्वाधीनता के बाद पूरे भारत के किसी राज्य के अर्थमंत्री को ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, वो मुझे प्राप्त हुआ कि मेरा बजट 11,975 करोड़ से मैंने रेवेन्यू सरप्लस किया। मेरे कार्यकाल में राजस्थान का उसके जीवन में जितना जीएसडीपी होता है उतना मैंने 5 वर्ष में बढ़ाया। और आप एक बात से किसी से भी पूछ सकते, मैंने कोई भी उपक्रम को कभी नहीं बोला नहीं। मैंने एक ही बात सीखा, मैंने अमिताभ जी से भी मजाक में कहा था, अमिताभ जी मुझे बोले कैसी है आपकी परिस्थिति, मगर भाई साहब परिस्थिति को क्या देखना है, आपका त्रिशूल फिल्म का वो डायलॉग है, मेरे जेब में 5 फुटी कौड़ी नहीं मगर मैं 5 लाख का सौदा करने आया हूँ, संजीव कुमार जी के साथ बड़े हंसे वो। उन्होंने कहा तो मैं बोला चुनौती होती है, देखो चुनौतियों से घबराना नहीं। और जब मैंने 11,975 करोड़ रेवेन्यू सरप्लस बजट को किया तो स्वर्गीय अरुण जेटली जी के हाथों से आज तक और इंडिया टुडे ने बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर करके दिल्ली में मेरा सत्कार किया। तो मुझे लगता है कि जो भी काम करो वो ईश्वर की अर्चना समझकर करो, ये मेरी आदत रही है। इसलिए आप देखते हो कि जैसा आपने प्रभु राम मंदिर को तो मैंने तो कास्ट भेजा ही, मगर आज संसद भवन जो बना है नया उसका भी पूरा जो अब उसके आगे और एक कदम है, अब तो पीएमओ हाउस पूरा हम बना रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी हमने भेजी हुई कास्ट की कुर्सी पे बैठेंगे, विश्व से आए हुए राष्ट्र प्रमुख भी बैठेंगे, कैबिनेट मंत्री भी बैठेंगे। मैंने तो मेरे जीवन में मेरा ये सौभाग्य है
अफजल खान के कब्र का अतिक्रमण कोई हटा नहीं रहा था। 29 जुलाई 1953 से मांग थी हटाओ, कोई नहीं हटा रहा था, मैंने हटाया। वाघनक बचपन से कहानियां सुनती थी, लोग बोलते थे वाघनक गाना चाहिए, हमने वो वाघनक गाया। जो आगरा के किले में दरबार में जहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज को 12 मई 1667 को अपमानित किया गया, आज वहाँ जय भवानी जय शिवाजी के जय घोष लगते हैं। जो छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के समय पंडितों ने कहा था 41 दिन का कार्यक्रम दिया था, उसमें एक दिन था कि पहले दिन माँ भवानी का प्रतापगढ़ पे जाके दर्शन करना। छत्रपति शिवाजी महाराज ने माँ देवी माँ भवानी के मस्तक पे रत्नजड़ित छत्र चढ़ाया। उसके बाद जो हमारे यहाँ पे आने वाले जो बदमाश थे उन्होंने वो तो छत्र छोड़ लिया, वो तो उनका काम ही था। उसके बाद वहाँ पे छत्र चढ़ाने का सौभाग्य मुझे मिला है। पाकिस्तान सीमा पे जाकर छत्रपति शिवाजी महाराज का 12 फुट का स्टैचू आम्ही पुणेकर इस संस्था के साथ जाने का सौभाग्य मुझे मिला है। तो मैं समझता हूँ कि ये मेरा सौभाग्य है, मैं बहुत निर्णय कर पाया। तो ये तो पता नहीं, मगर रोज मैं भगवान की पूजा करता हूँ, भगवान का नाम लेता हूँ और यही कोशिश करता हूँ कि आज का दिन मेरे हाथों से अच्छे काम हो। तो मुझे लगता है कि भगवान भी करवाता है। मैं अपने आप में बहुत समाधानी हूँ। बहुत अच्छा परिवार मेरा है, मेरी पत्नी, मेरा दामाद, मेरी बेटी और अब तो मेरे ग्रैंड डॉटर आई है। उनको देखने के बाद तो दुनिया में मुझे क्या, इतने अच्छा परिवार, इतने दोस्त अच्छे, इतने कार्यकर्ता अच्छे और मैंने जो परिवार मिला है वो तो खुशी देने वाला परिवार है। तो मुझे लगता है भगवान ने भर भर के दिया है। तो चुनौतियों का कारण यह है कि आपके लाइफ में जो बैलेंस है वो काफी हद तक बहुत बढ़िया है, आपको पॉजिटिव एनर्जी सब तरीके से आती है। तो इसकी वजह से आपको चैलेंजेस दिए जाते हैं और वो चैलेंजेस पे आप खड़े उतरते। तो ये बात हो गई, लेकिन अभी एज अ फाइनेंस मिनिस्टर आपने जब काम लिया था हाथ में, तो काम लेने के बाद में हमारी जो ऑडियंस है, बेसिकली ऑडियंस के सामने सीधे रिजल्ट जाते हैं। उसका जो बैक वर्क जो चलता है उसके लिए मैं एक नेक्स्ट टॉपिक भी उसके लिए लेने वाला हूँ। लेकिन ये जो डिसीजंस होते हैं, उसके लूप होल्स, उसकी पॉजिटिव एंड, उसकी सारी चीज़ें, तो ये एज अ एडमिनिस्ट्रेटर जो आप पोजीशन पर बैठते हो, तो एक एडमिनिस्ट्रेटर आप कैसे फेस करते हो और इसका रूट कहाँ से होता है, क्या उस समय आपके माइंड में क्या चलता है? नहीं, बात सीधी है। राजनीति में किसी ने मुझे कहा कि पहली बात ब्रेन और हार्ट ये दोनों ने एक साथ में मिलकर काम करना चाहिए। सिर्फ ब्रेन काम करेगा ना तो हृदय, अंतर्मन, मन, इसके भाव को आप आगे नहीं बढ़ा सकते। देखो, मैं काम करते समय छोटी छोटी बातों में अगर मुझे मेरा मन कहता था कि ये करना है तो मेरा ब्रेन उस पर अमल करता था। उदाहरण के तौर पे एक बार एक महिला आई, एक सरकारी कर्मचारी की विडो थी, उम्र होगी 41-42। उसका पति 21-22 में कोई सर्विस पे लगा था, अचानक निधन हो गया। निधन होने के बाद तो पेंशन मिलती है, उसके बच्चे भी 6-7, 5 साल, 4 साल, 6 साल ऐसे कुछ थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये सरकार का कौन सा नियम है कि पुनर्विवाह किया तो आप कहते हो कि पेंशन बंद होनी चाहिए। तो मुझे भी लगा कि हम पुरोगामी महाराष्ट्र के हैं, पुनर्विवाह करने के बाद हम पेंशन क्यों बंद करते। तो मैंने हमारे वो तब अतिरिक्त मुख्य सचिव थे, उनको बुलाया, मीटिंग की, उनको कहा क्यों बंद करते हो। तो बोले ये तो बहुत सालों से है कि उसने पुनर्विवाह नहीं करना, क्योंकि हम उसके पति की पेंशन उसको देते हैं, तो दूसरा पति करेंगे तो ये पेंशन हम क्यों देंगे। बोले गलत है, उसको सुरक्षितता चाहिए बच्चों के लिए, खुद के लिए। दूसरा व्यक्ति उसके साथ जब शादी करेगा तो ये तो सोचेगा कि मेरी पत्नी कमाऊ है, उसको कुछ पेंशन मिलती है, तो उसको अच्छा पति देखभाल भी करेगा, नहीं तो अड़चने आएगी। फिर मैंने जीआर निकाला। आज हमने निर्णय किया कि आज अगर पुनर्विवाह भी होता है तो पेंशन बंद नहीं होती। ओके, तो मतलब कि उसके पीछे ये सारी रीजंस, क्योंकि मल्टीपल पॉइंट्स रहते हैं। जैसे अभी एक महाराष्ट्र में अभी जो चल रहा है, एक मेन टॉपिक जो चल रहा है वो चल रहा है कि लाड़की बहू, लाड़की बहन, ये सारी जो चीज़ें चल रही है। तो अभी हम लोगों का जो एनालिसिस है तो नियर अबाउट 45,000 करोड़ और 50,000 करोड़ के बीच में ये फिगर जाएगा पूरा। गलतफहमी निकाल देना चाहिए। अच्छा हुआ आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा।
देखो, ये हमारे संविधान का अमृत महोत्सवी वर्ष है। हमारे डायरेक्टिव्स 41 में बड़ा सीधा लिखा है कि किसी के जीवन में अगर उसकी गलती नहीं होते हुए भी कष्ट का जीवन आता है तो राज्य सरकार ने मदद करनी चाहिए। अच्छा, अभी कुछ कांग्रेस के लोग ये आंकड़े निकालते हैं, बोले देखो बहनों पे पैसा खर्च हो रहा है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 46,000 करोड़ खर्च होगा। उसके बीच 2 करोड़ 48 लाख बहनों का हमने टारगेट किया है। अभी तक 2 करोड़ 22 लाख बहनों के अकाउंट में पैसे जा रहे हैं और बाकी भी अंडर प्रोसेस है। तो मुझे लगता है 2 करोड़ 48 लाख तक पैसा जाएगा और 46,000 करोड़ जाएंगे। अब कुछ हमारे यहाँ पे जो राजनीतिक स्वार्थ की जिनको चिंता है वो कहते हैं कि देखो राज्य का पैसा जा रहा है, राज्य का पैसा जा रहा है। नहीं भाऊ, इसके ऊपर थोड़ा उनको मैं बताता हूँ कि इसके पहले भी 2017 में हमने 7 पे कमीशन दिया था। 7 पे कमीशन में हमने 44,000 करोड़ दिए एक साल में। उसके बाद हर साल 44,000 करोड़ देने वाले थे। वो कितने कर्मचारियों के लिए था? वो तो देना था, वो भी मेहनत करते। वो था 17 लाख कर्मचारियों के लिए, उसमें से 5 लाख सरकारी, बाकी निम्न सरकारी। तब किसी व्यक्ति ने, किसी पत्रकार ने, किसी नेता ने ये नहीं पूछा कि 44,000 करोड़ दिया जा रहा है। मगर जब गरीब बहनों को दिया जा रहा है, पेट में दर्द हो रहा है। फिर दूसरी बातें कुछ लोग कहते हैं, आप देखते होंगे व्हाट्सएप पे, वो भी गलत बात है। वो बोले ये इनकम टैक्स पेयर का पैसा आप बांट रहे क्या? मैं आपके माध्यम से उनको भी कह रहा हूँ, भैया ये सिर्फ इनकम टैक्स पेयर का पैसा है, ये गलत फहमी निकाल दो। हमारे महाराष्ट्र में पिछले साल देश में 13,65,000 करोड़ जीएसटी आया था। उसमें से 2,70,000 करोड़ मेरे महाराष्ट्र ने दिया, आपके महाराष्ट्र ने दिया। ये जीएसटी जो है ना, ये गरीब भी देता है। जब गरीब बाजार में जाके पार्ले बिस्किट का पुड़ा गाता है ना, वो भी टैक्स देता है। ये किसने कहा? रिक्शे वाला भी टैक्स देता है। जब एक रिक्शे वाला अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरता है तो उसमें वो भी राज्य सरकार को टैक्स देता है, केंद्र को टैक्स देता है। तो पहली तो ये गलत फहमी सबने निकाल देना चाहिए कि राज्य इनकम टैक्स पेयर के पैसों से ही चलता है। ओके, ये आधा सच है। हाँ, कई टैक्सों में से एक टैक्स इनकम टैक्स है। तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, ये जो पैसा जाएगा ना, ये गरीबों के अकाउंट में, तो ये पैसा फिर से हमारी इकोनॉमी में आएगा। क्या होगा? रोटेशन। अरे रोटेशन, वो क्या बैंक में तो 1,500 रुपए नहीं डालने वाले। बराबर। बहुत ज्यादा पैसा जिसके पास रहता वो दुबई बैंक में जाएगा, स्विस बैंक में जाएगा, लंदन में जाएगा, विदेश में जाके घूम के आएंगे, वहां पे जाके खाना खाएंगे, वहां पे पैसे दे देंगे। ये गरीब है, ये बाजू की दुकान में जाता है आइसक्रीम खाने को, पानी पूरी वाले के पास जाके कभी बच्चों को पानी पूरी खिला देगा, जाएगा छोटे कपड़े की दुकान में, ये कोई बहुत बड़े मॉल में नहीं जाएगा। तो ये हमारे गरीबों को पैसा देने के बाद गरीबों की इकोनॉमी को एक चालना मिलेगी। ये अमेज़न से वस्तु नहीं खरीदेंगे। तो ये जो मार्केट में जब 46,000 करोड़ आएंगे ना, तो हमारी इकोनॉमी में एक तेज आ जाएगा। हमारे यहाँ पे बहुत लोग सिर्फ अर्थशास्त्र का सुनते हैं, अर्थशास्त्र का सोचते हैं। अर्थशास्त्र के साथ में हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने मनशास्त्र भी सुना है कि मेरी ये लाडली बहनें। और कांग्रेस वाले जो कहते हैं ना ये बंद कर रही है, उसका बाप भी बंद नहीं कर सकता भैया। एक बार चावल पक गया तो फिर से वो चावल राइस नहीं बन सकता। मतलब कि उसका प्रोविजन भी आपने कर चुके होंगे। अरे जब हम 7 पे के टाइम कर सकते हैं तो बहनों के लिए क्यों नहीं कर सकते? सीधी बात, हमने किया है ना। तो क्या इकोनॉमी खराब हुई क्या? कोई राजनीतिक पक्ष है जो ये बात करता है कि ये इलेक्शन के टाइम के बाद में ये पैसे नहीं मिल पाएंगे क्योंकि राज्य सरकार के पास में उतना पैसा है ही नहीं, तो वो कहाँ से देंगे? दूसरी एक और चीज़ कि कोई किसी वजह से सपोज कोई गवर्नमेंट ऑफिसर का या कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का जो एम्प्लॉय होते हैं, जो कि गवर्नमेंट के ऑलरेडी एम्प्लॉय है, तो उनकी सैलरी डिले हो जाती है। तो ये भी चीज़ कोई टेक्निकल रीज़न होगा उसके पीछे शायद, तो उसको भी वो लाडली बहन की वजह से वो नहीं हो रहा है। ऐसी चीज़ें सराउंडिंग में आ रही है ऑलरेडी। तो नहीं, ऐसी कोई चीज़ सराउंडिंग में नहीं आ रही। ये अफवाहें फैलाने वाले कोई गोबल्स के खून से जन्म लिए हुए कुछ झूठे लोग रहते। जैसे मैंने पहले ही बताया कि 44,000 करोड़ 7 पे में दिए ना हमने, तो क्या पगार रुक गए थे क्या? लाडली बहनों को दिए बराबर ऐसा पेट क्यों दर्द हो रहा लोगों का, मुझे समझा नहीं। पहली बात।
हाँ, पहले अगर प्रयोग नहीं हुआ रहता और अभी पूछा रहता कि इसके पहले तो हमने इतने पैसे दिए नहीं, फिर क्या हुआ, तो मैं समझ सकता। इसने पैसे दिए है ना इसके पहले। दूसरी बात, ये पूछने वाले मैक्सिमम कांग्रेसी है। वो मुझे समझ में नहीं आता भैया, फिर तब तुमने दिमाग कहाँ रखा था जब आपने कहा कि हम खटाखट 8,500 रुपये देंगे महीने के। खटाखट 8,500 रुपये देने की बात आपने की, घटाघट भ्रष्टाचार करते रहे, तो अब खटाखट 8,500 देते समय फिर आपको ये नहीं सूझा क्या? तब कहाँ गई थी आपकी बुद्धि? क्या भगवान ने बुद्धि देते समय क्या आप पे अन्याय किया है? क्या बैलेंस है, अनुशेष है? क्या बात कर रही है वो? 8,500 देने की बात तो माननीय राहुल गांधी जी कर रहे थे ना, तो वह तब पैसे कहाँ से आ रहे थे? क्योंकि पैसे आ सकते ये उनको पता होगा, तभी तो 8,500 की बात की है। अब हम 1,500 रुपये दे रहे ना। अब उन्होंने, कांग्रेस ने झारखंड में तो शुरू की योजना, फिर वहां पे क्या हुआ भाई? अच्छा, मतलब और किसी जगह पे ये ऑलरेडी रन हो चुका है? नहीं हुआ है ना, हुआ है। हमारे बाद हुआ है। सबसे पहले तो मध्य प्रदेश ने की। आज हमारे देश में 6,000 रुपये किसानों के खाते में जाते हैं। तो वो आप ही ने बढ़ाए थे? अभी हमने 6,000 बढ़ाए, महाराष्ट्र में 12,000 जाते हैं। तो क्या हुआ? उसका नतीजा कुछ गलत हुआ क्या? लेकिन इसके पीछे और एक रीजन होता है, जो मार्केट में ऐसी चीजें आती है या फिर जब डिस्कशंस होते हैं, जो कि ठेले पे होता है, मार्केट में होता है, सब्जी मंडी पे जो डिस्कशंस होते हैं, तो उसके ऊपर और एक चीज आती है कि ये पैसे देने के बाद में जो रूट लेवल के जो कामगार होते हैं, जैसे खेती करने में कुछ कामगार लगते हैं, फैक्ट्रीज में कुछ कामगार लगते हैं, तो ये पैसे देने के बाद में वो नहीं आएंगे। ऐसी सारी चीजें मार्केट में आती है। नहीं, मार्केट में ये हवा जो है रूमर के तौर पे आती है, नहीं तो फिर बाकी लोग बेरोजगार ही ऐसा कहेंगे ही नहीं। अगर ऐसा होता, और पहली बात 1,500 रुपये देने से क्या कोई रोजी छोड़ देगा क्या? अब वो भी बात सही है। हाँ, फिर 1,500 रुपये देने से रोजी छोड़ता है ऐसा कोई कहता है, तो जो लोग कहते हैं उनको मैं 2,000 देता हूँ, काम धंधा छोड़ दे। नहीं पॉसिबल होता है क्या? नहीं पॉसिबल भैया। ऐसी बातें करना, ये कोई तो भी योजना को बदनाम करने के लिए करना। इनकम टैक्स पेयर का पैसा, अरे भाई साहब, इनकम टैक्स पेयर का पैसा, गरीब भी टैक्स भरते, उनका पैसा उनको मिल रहा है। ये क्या बात है? इनकम टैक्स पेयर का पैसा है, और गरीब तो प्रदूषण भी नहीं करता, वो तो साइकिल पे चलता, बंडी पे चलता। हम ही प्रदूषण करते, हवाई जहाज में चलते, गाड़ियों में चलते। हमने पर्यावरण का संतुलन बिगाड़ दिया है। हम प्लास्टिक की बोतल में पानी पीता, वो कहाँ पीता है? वो तो दूधी से बना हुआ वाटर जग वापरता है। ओके। और इसको और एक सवाल फाइनेंस के रिलेटेड ही है। जब किसान आते हैं कि हमें ये बढ़ा दो, हमारा दाम बढ़ा दो, उसके बाद में जब दाम बढ़ाए जाते हैं तो मार्केट में ऑब्वियसली उसका कॉस्टिंग बढ़ता है। उसका कॉस्टिंग बढ़ने के बाद में ऑलरेडी इकोनॉमी, इन्फ्लेशन रेट हम जिसको बोलते हैं, वो बढ़ जाता है। तो मतलब कि इस जगह से उनको बढ़ाना है, इस जगह से इन्फ्लेशन को रखना है। एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आप ये चीज़ को टैकल कैसे करते? आसान है, उसका अनुदानित व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। जैसे एजुकेशन में हम अनुदान देते ना, टैकल करती है ना। अभी तो हमने बहनों के लिए, चाहे वो ओबीसी हो, एनटी हो, एससी हो, एसटी हो, ओपन हो, कोई भी हो, अगर वो गरीब है तो हम उसकी फी भर रहे ना। तो यही टैकल करने का होता है कि किसानों को लगने वाली बातों को, जैसे हम कर्ज देते हैं, कम ब्याज में दो, 0% में दो। अभी हम सोच रहे हैं कि हमारे इसमें, मैं नेताओं से बात करूंगा, मगर अगले टाइम हमने जैसे बहनों को दिया, हमने फिर से एक बार कर्ज मुक्ति कर देना चाहिए। ओके। हमने किसानों को न्याय देना चाहिए। क्योंकि एक बात सही है, देखो, पर्यावरण का प्रतिकूल परिणाम जो है वो तो कोई किसानों की वजह से नहीं हुआ, वो किन वजह से हुआ? उद्योगपतियों की वजह से। आज जो बरसात है, पहले 56 दिन बरसात आती थी, आजकल 5.5 दिन में बरसात आ जाती है, 1 दिन में पानी आ जाता है। दुबई जग में हो रही है, सब जगह पर। ये किसने किया है? ये कोई गरीबों ने तो नहीं किया। किसान तो मेरे देश की धरती सोना उग गए हीरे मोती बोलते हुए हल जोतता था। तो किसान को पैसे देते समय हमें बहुत ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। मैं तो चाह रहा हूँ कि हमने अभी किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं प्रस्तावित की है, और मेरा विश्वास है कि किसानों के लिए जो हमने योजना प्रस्तावित की है अभी हमारे इस वचननामा में, तो हमारी जो खेती है ये मजबूरी का व्यवसाय ना हो, मजबूती का हो। जो हम उत्पादित करते हैं वो आज बेचते हैं, मगर जो दुनिया के बाजार में हम बेच सकते हैं उसको उत्पादित करने की टेक्नोलॉजी या इसमें रिसर्च करने की, आज भी हम जितने भी हमारे कृषि विद्यापीठ है, आज 4 ही कृषि विद्यापीठ है, तो उसको बढ़ाना चाहिए।
अरे भैया गुजरात की पॉपुलेशन 50% है, उनके पास भी उतनी विद्यापीठ, हमारे पास भी उतनी विद्यापीठ, ऐसा नहीं होगा ना। तो आपने टेक्नोलॉजी का ज़्यादा उपयोग हम कैसा कर सकते हैं, हम कम उत्पादन खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कैसे निर्माण कर सकते हैं। हम कई बातों को नाशवंत मानते हैं, बहुत जल्दी वो खराब हो जाती है, उसकी लाइफ कैसे बढ़ा सकते हैं, उसका पैकेजिंग है, बाकी बातें हैं, ये सब वैल्यू एडिशन कैसा, टेक्नोलॉजी इंप्रूव करना और हमें ये सोचना चाहिए ना। देखो अर्थशास्त्र का सिद्धांत है मांगनी पुरवठा का, डिमांड एंड सप्लाई मैनेज करना। तो सप्लाई और डिमांड, इसको हम साइंटिफिकली अगर मैनेज करते हैं तो मैं आपको लिख के देता हूँ कि पूरे विश्व में आज हम पहले 10 में इम्पोर्टर नहीं है, देश 10 में हमारा देश इम्पोर्टर नहीं है, हाँ एक्सपोर्टर नहीं, हमारा देश एक्सपोर्टर नहीं है पूरे, हम आज भी कुछ बातें इंपोर्ट करते हैं। तो दुनिया के 10 देशों में हम अगर एक्सपोर्टर नहीं है तो हमें उस दिशा में जाना होगा। आज हमारा जीडीपी या जीएसडीपी में खेती इस विषय पे या कृषि या संलग्न व्यवसाय पे हमारा जो काम है, जो हमारी कंट्रीब्यूशन है, वो बहुत कम है, उसको बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि इस पे सबसे ज़्यादा रोजगार है। ओके, तो अगला जो चीज़ें हैं वो इसके आगे ही मैं लेके जाऊंगा कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अभी जो महाराष्ट्र में होता है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में, आपको ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप एक्स फाइनेंस मिनिस्टर रहे हो, आपके हाथ में महाराष्ट्र की तिजोरी थी। तो एक्स फाइनेंस डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो महाराष्ट्र में आते हैं, और एक नैरेटिव ऐसा भी है कि जो महाराष्ट्र से आके पिछले कुछ साल में वो आके यहाँ पे कुछ बातें करते हैं और उनका इन्वेस्टमेंट गुजरात लेके जाते हैं। ये एक नैरेटिव है, ये एक चीज़। दूसरी चीज़, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट में गुजरात से महाराष्ट्र में इजी केक क्या बन सकता है। इजी केक मतलब कि जो भी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होता है, जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जो भी प्रोसेस होती है, वो अपने पास में उतना पावरफुल है जो गुजरात से अच्छा अपने पास में है। देखो पहली बात तो ये नैरेटिव सेट करने वाले, झूठ बोलने वाले, गोबेल्स के रिश्तेदार, गोबेल्स के शिष्य, ये आंकड़ों पे बात नहीं करते, झूठ बात करते। विधानसभा में कभी इस विषय पे चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि उनको पता है कि विधानसभा में अगर हम चर्चा करेंगे तो विधानसभा में इसके जवाब मिलने के बाद वो सभी मीडिया चैनल वाले लाइव दिखाएंगे तो हमारा मुंह देखने लायक हो जाएगा। तो बाहर सभाओं में करते हैं, सोशल मीडिया में करते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आज भी महाराष्ट्र नंबर 1 है, गुजरात नहीं है। पर कैपिटा इनकम में हम गुजरात से आगे। देखो 1 मई 1960 से 2014 तक हमारा पर कैपिटा इनकम 1,25,000 था, आज हमारा 2,77,000 है। 10 साल में 7.5 वर्ष हमारे थे, 7.5 वर्ष में हमने 1,52,000 से यानी डबल से भी ज़्यादा किया। जब माननीय उद्धव जी सीएम थे तब तो 6,000 से कम हो गया था, मतलब कि रिवर्स आया था। तो मेरा ये मानना है कि महाराष्ट्र का अपमान करने वाले ये जो सत्तांध लोग होते हैं, जिनके लिए सिर्फ सत्ता सब कुछ होती, सत्ता सर्वोपरि होती है, तो ये झूठ करते हैं। तो अगले 5 साल में ऐसे झूठों का बंदोबस्त करने के लिए मेरे मैनिफेस्टो में मैं जो अभी वचननामा बना रहा हूँ उसमें एक चैप्टर ही दे रहा हूँ। आम आदमी की सरकार, छत्रपति शिवाजी महाराज कहते थे रैतेज राज्य, हमारे लिए ये जो जनता है ये श्रेष्ठ है, इस दृष्टिकोण से हम काम करें। छत्रपति शिवाजी महाराज जी का सब्जेक्ट निकला ही है तो मैं ये बात पूछना चाहता हूँ, आप छत्रपति शिवाजी महाराज के, आप भी हम भी पूरा देश उनके फैन हैं, उनके फॉलोअर हैं, हम उनको देवता समान मानते हैं। तो बात यह है कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी का सांस्कृतिक डिपार्टमेंट के थ्रू जो आपको मिनिस्ट्री मिला था, उसके थ्रू आपने वागना फ्लाई जो कुछ भी था वो प्रोसेस एक बार हमारे ऑडियंस के लिए। नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज के सेवा का सौभाग्य मुझे मिला, जिसमें से कुछ बातें तो मैंने पहले ही बताई है, मगर मैंने कई नए निर्णय किए जिसमें हमने जानता राजा या ऐसे जो नाटक है छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पे, वो हमने सभी जिलों में 3 दिन दिखाने का काम किया। हमने छत्रपति शिवाजी महाराज
इनके जो प्रसिद्ध ऐसे हमें प्रेरणा ऊर्जा देने वाले वाक्य है, हमने मंत्रालय में पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम के माध्यम से 10:45 को रोज 3 मिनट बजता था। ओके। जैसे हमारे लिए बहुत प्रेरणादायी प्रसंग थे जो हम 3 मिनट में उस पर व्यक्त करते थे। हमने पहला एक बड़ा काम किया कि जो अंध है, ब्रेल लिपि में छत्रपति शिवाजी महाराज की किताब लिखी, जो अंध भी अपने आप में हृदय में ये वीरता का रस भर सके छत्रपति शिवाजी महाराज की जीवनी में। हमने 12 पोस्ट टिकट की। उसके बाद हमने अभी राज्याभिषेक जो है ये हर साल सरकारी कार्यक्रम किया। इसके पहले ये सरकारी नहीं था। हर साल हमने उसके लिए 5 करोड़ का प्रावधान किया है। हर साल छत्रपति शिवाजी महाराज का ये कार्यक्रम होगा। उसके बाद कई जगह पे शिव सृष्टि खड़ी हो रही है। आपको पता है श्रीशैलम में ज्योतिर्लिंग है, वहां पे छत्रपति का 3 करोड़ 3.25 करोड़ का मंदिर हमने बनवाया। क्यों? क्या बात है? वो छत्रपति जी वहां पे तपस्या के लिए गए थे। अभी हमने 12 गढ़ किले ये यूनेस्को के नामांकन के लिए भेजे। अभी पेरिस से भी टीम आई थी। तो हम सोचते हैं कि हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ये जागतिक स्तर पे ये विचार जन जन के मन मन तक पहुंचे, ये हम काम कर रहे हैं। ओके, तो ये बात तो हो गई। अभी थोड़ा सा ये पॉडकास्ट को साइडलाइन करके थोड़ा सा आपका अभी फैमिली जो आपने पहले बताया कि आप पहले एक पुत्र करके, उसके बाद में एक पति बन के, उसके बाद में एक पिता बन के और अभी बाबा बन के, कौन सी चीज़ आपको दिल को छूने वाली? नहीं, हर बात अच्छी होती है। ऐसी कोई खाने में कभी एक रोटी खाए, लेकिन सर इसमें ऐसा है कि हर समय अपना अपना धर्म दिल से निभाना चाहिए। तो फिर वो पति धर्म हो, जैसे कोई महिला पत्नी के रूप में रहती है, माँ के रूप में रहती है, नानी के रूप में रहती है, किसी की बहन के रूप में रहती है, तो उसमें ये रोग अच्छा या वो रोग अच्छा ऐसा तो होता नहीं ना। ओके। तो मुझे लगता है कि हर किसी के जीवन में हर रोग ये उसके जीवन की खुशियों को बढ़ाता है। जैसे मुझे मेरी पत्नी बहुत अच्छी मिल गई। मेरी बेटी रेडियोलॉजिस्ट है, बहुत ज़्यादा प्रेम करती है। अब मेरी नातिन है, मुझ पर प्रेम करती है। वो नातिन भी नाना नाना जब बोलती है तो जीवन की बड़ी खुशी अपने को नजर महसूस होती है। तो मुझे लगता है कि इस रोल को ऐसा कंपैरिजन कभी नहीं किया जा सकता। हर रोल ये बहुत परिवार में महत्वपूर्ण होता है। सर धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा चीज़ें हम लोगों को बताई। बेसिकली क्या होता है, ये पॉडकास्ट का रीज़न यही था कि ये पॉलिटिकल जो चीज़ें हैं वो आप मीडिया के सामने तो रखते ही है, लेकिन इसका एक मेन रीज़न था कि हमारे जो व्यूवर्स है तो उनके पास में ऐसी चीज़ें जाए जो कि बैकडोर पे चलता है, लेकिन वो फ्रंट में कभी आता नहीं। कुछ आंकड़े रहते हैं, कुछ चीज़ें रहती है, तो वो आते नहीं है। और दूसरी चीज़, आपकी जीवन ऑलरेडी लोगों के सामने तो है ही, जो आप करंट सिनेरियो में आपका जो है, तो लेकिन वो लोगों के सामने आ गया और आपका जो एनर्जी लेवल है वो काफ़ी ऊंचा है, जिसके सामने हम लोग तो मैच नहीं कर पाते हैं। लेकिन फिर भी थैंक यू सो मच पॉडकास्ट के लिए, आपने समय दिया उसके लिए थैंक यू सो मच। तो अक्षय जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।